अब हमें देखना है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस बॉडी के केसेस में कब एक्सरसाइज किया जाएगा और कितना एक्सरसाइज किया जाएगा, प्रॉपर्टी के केसेस में कितना एक्सरसाइज किया जाएगा और कब एक्सरसाइज किया जाएगा, वो भी तो देखना है. सो when we talk about section 38 states that when in right to private defense of body you can cause death. कब आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में सामने वाले पर्सन की इवन डेथ भी कॉज कर सकते हो. देखो अभी लास्ट फैक्ट हमने क्या पढ़ा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस मस्ट बी प्रपोर्शनेट. चाहे आप अपने प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज करो, चाहे आप अपने प्राइवेट डिफेंस में एनी अदर हार्म कॉज करो, बट होना प्रपोर्शनेट चाहिए, डिसप्रपोर्शनेट नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स अगर सामने से कोई मेरी डेथ कॉज करने की कोशिश करता है तो प्रपोर्शनेटली मैं भी अपने प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ कॉज कर सकती हूं. लेकिन अगर सामने से कोई मुझे सिर्फ मियर हर्ट कॉज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे स्लैप करने की कोशिश कर रहा है, यहां पे अगर अपने प्राइवेट डिफेंस में मैं उसकी डेथ कॉज कर देती हूं, देन आई विल नॉट गेट द राइट. सो दैट इज वाई द फोर्स यूज्ड मस्ट बी प्रपोर्शनेट. तो प्रपोर्शनेट का मतलब क्या होगा, that is given under section 38 and 39, that when causing death also would be justified as private defense and when you cannot cause death in your right to private defense. सबसे पहले section 38 की बात करेंगे कि कब कब हम डेथ कॉज कर सकते हैं. तो आप अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में वॉलंटरली का मतलब होता है इंटेंशनली और विद द नॉलेज और विद द रीजन टू बिलीव किसी की डेथ कॉज कर सकते हो. कब कब, इन केसेस में. फर्स्ट, अगर आपके ऊपर कोई असॉल्ट किया गया. अब देखो, जब आप क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी और क्लॉज ई देखते हो एंड क्लॉज एफ ऑल्सो, तो यहां पे इन 6 क्लॉजेस में वर्ड यूज हुआ है असॉल्ट. असॉल्ट का मतलब होता है अ जेस्चर और प्रिपरेशन और एनी एक्ट बाय विच यू क्रिएट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ द पर्सन. मैंने अगर किसी को अपने पॉकेट से पिस्टल निकाल के शो की, अब मैंने एक एक्ट किया, एक जेस्चर किया ऑफ शोइंग अ पिस्टल. मेरे इस जेस्चर से सामने वाले पर्सन के माइंड में एक एप्रीहेंशन, एक डर क्रिएट होगा कि मैं उसको शूट करने वाली हूं. तो अगर सामने से पर्सन हैज कमिटेड एन असॉल्ट और उसके असॉल्ट से अगर आपके माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट किया है दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असॉल्ट, तो आप भी अपने प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ कॉज कर सकते हो. दैट मीन्स अगर मैंने किसी को पिस्टल दिखा के उसके ऊपर एक असॉल्ट किया जिससे सामने वाले पर्सन के माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट किया दैट आई एम अबाउट टू शूट हिम, अगर उसको लगा दैट आई एम अबाउट टू शूट हिम, देन इन दैट रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ही कैन ऑल्सो कॉज माई डेथ. दैट वुड बी राइट टू प्राइवेट डिफेंस. सो व्हेनेवर सामने से एक पर्सन ने आपके टुवर्ड्स एक असॉल्ट, एक जेस्चर, एक प्रिपरेशन की है जिससे आपके माइंड में डेथ का रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ है, तो अपने प्राइवेट डिफेंस में आप भी सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हो. सिमिलरली इसी के क्लॉज बी में बोला है, सामने से अगर किसी पर्सन ने, इफ अ पर्सन हैज कमिटेड असॉल्ट अपॉन यू एंड द असॉल्ट इज ऑफ सच अ नेचर दैट in your mind there is a reasonable apprehension that the other person is about to commit grievous hurt against you. आपके माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन कमिट हुआ है दैट अगर आपने प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट वुड अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस. देन आप अपने प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हो. ग्रीवियस हर्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल सामने से एक पर्सन ने, अब मुझे पिस्टल नहीं दिखाई क्योंकि पिस्टल का मतलब होता उसकी इंटेंशन मेरी डेथ कॉज करने की है, मेरे माइंड में भी एप्रीहेंशन क्रिएट होता कि वो मेरी डेथ कॉज करने वाला है, वो क्लॉज ए में आ जाएगा. लेकिन अगर उस पर्सन ने सामने से मेरी टुवर्ड्स एक जेस्चर किया ऑफ शोइंग एन आयरन रॉड, अब उसने मुझे एक आयरन रॉड शो की जिससे मेरे माइंड में एक एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ, आयरन रॉड है या बहुत ही हैवी कोई रॉड है, स्टिक है, मुझे पता है अगर कहीं भी मारा तो फ्रैक्चर हो सकता है, मतलब ग्रीवियस हर्ट हो सकता है. ऐसे केसेस में
I can cause his death in my right to private defense. That is the extent of private defense which is allowed. Similarly, क्लॉज सी में बोला है कि अगर सामने वाले पर्सन ने एक असॉल्ट किया और उस असॉल्ट में हिज इंटेंशन वाज टू कमिट रेप, then the other person can exercise his right to private defense in order to prevent that rape and can cause death also. मतलब एक मैन ने एक वुमन के टूवर्ड्स एक असॉल्ट किया, he ran towards her in a very intimidating manner by which the woman apprehended कि मैन की इंटेंशन है to commit her rape, then such a woman in her right to private defense can cause the death also of that man. That is the extent of private defense which is allowed by section 38. तो 38 क्लॉज ए में बोला है कि अगर सामने वाले के एक्ट से आपके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ ऑफ डेथ, आप अपने प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हो. क्लॉज बी में बोला आपके माइंड में एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ ग्रीवियस हर्ट का, आप अपने प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ कॉज कर सकते हो. क्लॉज सी में बोला कि उसने एक असॉल्ट किया जिससे उसकी क्लियर इंटेंशन पता लग रही है दैट ही हैज एन इंटेंशन ऑफ रेपिंग, देन ऑल्सो डेथ कैन बी कॉज्ड अंडर द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. सिमिलरली, सामने से किसी ने असॉल्ट किया जिससे उसकी क्लियर इंटेंशन पता लग रही है ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, या फिर सामने वाले पर्सन ने एक असॉल्ट किया जिससे उसकी क्लियर इंटेंशन पता लग रही है ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन, देन इन सच केसेस ऑल्सो जिसके टूवर्ड्स वो असॉल्ट किया जा रहा है वो पर्सन अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उस पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है. दैट इज गिवन इन क्लॉज सी, डी एंड ई. इसके बाद अब जब आप क्लॉज एफ देखते हो, दैट इज एन असॉल्ट, सामने से एक असॉल्ट किया गया और उसके असॉल्ट, उसके कंडक्ट से उसकी क्लियर इंटेंशन पता लग रही है दैट ही हैज एन इंटेंशन, उसकी इंटेंशन है आपको रॉन्गफुल कन्फाइन करने की, और वो भी इस तरीके से रॉन्गफुल कन्फाइन करने की जिससे आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी टू टेक द रिकोर्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटी फॉर योर रिलीज. तो ऐसे केसेस में आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो. एंड लास्टली, अगर सामने वाले पर्सन ने एक एक्ट किया है ऑफ थ्रोइंग एसिड, एडमिनिस्ट्रिंग एसिड, एसिड अटैक अगर किया है, एक ऐसा एसिड अटैक जिससे आपके माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ है ऑफ ग्रीवियस हर्ट, देन आप अपने प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ कॉज कर सकते हो. ये तो प्रोविजंस में लिखा है. क्लॉज ए से लेके क्लॉज जी तक 7 सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं जहां जहां पे आप प्राइवेट डिफेंस यूज भी कर सकते हो और उस प्राइवेट डिफेंस में आप सामने वाले पर्सन की इवन डेथ भी कॉज कर सकते हो. दैट इज गिवन इन सेक्शन 38. लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे तो आपको एक चीज देखेगी कि क्लॉज ए और क्लॉज बी में दे हैव यूज्ड द वर्ड रीजनेबल एप्रीहेंशन, एंड इवन इन क्लॉज जी ऑल्सो the word reasonable apprehension is used, but clause C, D, E और F में इन्होंने word use किया है intention. तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? क्या आप मुझे बता सकते हो क्लॉज A और क्लॉज B और क्लॉज G ऑल्सो, उसमें उन्होंने वर्ड यूज किया है रीजनेबल एप्रीहेंशन, बट क्लॉज C, D, E और F में वर्ड यूज किया है इंटेंशन. क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? हम मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सिर्फ रटना नहीं है कि कौन से क्लॉज में क्या दिया है, क्यों दिया है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो भी पता होनी चाहिए. सो द इंटरप्रिटेशन हियर इज, देखो अगर आप अपना प्राइवेट डिफेंस क्लॉज ए, क्लॉज बी या क्लॉज जी में क्लेम कर रहे हो तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट द अदर पर्सन कमिटेड असॉल्ट, कि सामने वाले पर्सन ने असॉल्ट कमिट किया है और उसके असॉल्ट से मेरे माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ डेथ या ग्रीवियस हर्ट का, तो मैंने भी उसकी डेथ कॉज कर दी. दैट मीन्स इन क्लॉज ए, बी एंड जी द वर्ड रीजनेबल एप्रीहेंशन मीन्स द बर्डन अपॉन द पर्सन, दैट इज द बर्डन अपॉन द अक्यूज्ड हु इज taking the plea of private defense
is comparatively lesser because he has to prove only his reasonable apprehension कि सामने वाले पर्सन की मैंने डेथ कॉज क्यों की, क्योंकि उसके असॉल्ट से मेरे माइंड में एक रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट हुआ ऑफ डेथ और ऑफ ग्रीवियस हर्ट, तो मैंने उसकी डेथ कॉज कर दी। मतलब अगर आप अपना प्राइवेट डिफेंस ए, बी और जी में क्लेम कर रहे हो तो आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड प्रूव करना है, दैट इज योर रीजनेबल एप्रीहेंशन ड्यू टू द अदर पर्सन्स असॉल्ट। ऑन द अदर हैंड, अगर आप अपना डिफेंस क्लॉज सी, डी, ई और एफ में क्लेम कर रहे हो, अगर आप अपना डिफेंस सी, डी, ई और एफ में क्लेम कर रहे हो तो आपके ऊपर जो बर्डन है एज एन अक्यूज्ड, इट इज कंपैरेटिवली हायर, क्योंकि सी, डी, ई और एफ में आपको अपना रीजनेबल एप्रीहेंशन प्रूव नहीं करना है, रादर आपको सामने वाले पर्सन की इंटेंशन प्रूव करनी है। आपको ये नहीं प्रूव करना कि आपके माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन था, आपको ये प्रूव करना है कि जिसने असॉल्ट किया उसकी इंटेंशन थी रेप करने की, उसकी इंटेंशन थी किडनैप करने की, उसकी इंटेंशन थी अबडक्ट करने की, एंड इट इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट to prove the other person's intention then proving your own reasonable apprehension. So यहां पे there is an important concept कि सारे clauses में ये तो दिया गया है कि कब कब डेथ कॉज की जाती है, लेकिन सारे clauses में the burden to prove differs. Clause A, B और G में the burden is less because वहां पे आपको अपना reasonable apprehension prove करना है जो आप इजीली प्रूव कर सकते हो, लेकिन क्लॉज सी, डी और ई और एफ में द बर्डन इज स्ट्रिक्ट बिकॉज वहां पे आपको सामने वाले की इंटेंशन प्रूव करनी है। सो दैट इज बेसिकली गिवन इन सेक्शन 38। अब सेक्शन 38 में जितने भी प्रोविजंस दिए गए हैं उनमें आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में प्रोपोर्शनेट यूज करते हुए इवन सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सिचुएशन थी जो सेक्शन 38 क्लॉज ए से लेके क्लॉज जी के बीच में फॉल नहीं हो रही है, देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 यू कैन यूज योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस बट यू कैन नॉट कॉज डेथ। आप डेथ नहीं कॉज कर सकते, आप एनी अदर हार्म उसको कॉज कर सकते हो बट आप डेथ नहीं कॉज कर सकते। और अगर आपने डेथ कॉज की, फॉर एग्जाम्पल सामने से मेरे ऊपर अटैक तो हुआ बट देर वॉज नो एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, देर वॉज नो एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट, देर वॉज नो इंटेंशन ऑफ कमिटिंग अननेचुरल लस्ट, रेप, किडनैपिंग, अबडक्शन एटसेट्रा। मतलब मेरे ऊपर अटैक तो हुआ बट वो सिचुएशन सेक्शन 38 क्लॉज ए से लेके जी में फॉल नहीं हो रही थी, तो क्या मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकती हूँ? प्राइवेट डिफेंस तो एक्सरसाइज कर सकती हूँ क्योंकि अटैक तो हुआ, बट प्राइवेट डिफेंस में क्या मैं डेथ कॉज कर सकती हूं? नहीं, क्योंकि डेथ सिर्फ उन्हीं में कॉज होगी जो सेक्शन 38 क्लॉज ए से जी में फॉल हो रहा है। मतलब अगर कोई सिचुएशन सेक्शन 38 क्लॉज ए टू जी में फॉल नहीं हो रही है, उसमें आप प्राइवेट डिफेंस तो एक्सरसाइज कर सकते हो बट आप डेथ नहीं कॉज कर सकते। यू कैन कॉज एनी अदर हार्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 बट यू कैन नॉट कॉज डेथ। एंड अगर ऐसे केसेस में फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहां पे द सिचुएशन वॉज नॉट फॉलिंग विद इन क्लॉज ए टू क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 38, कोई सिचुएशन थी जो सेक्शन 38 में फॉल नहीं हो रही थी, मतलब आप उसमें डेथ कॉज नहीं कर सकते थे, वहां आपने क्या किया? अपना प्राइवेट डिफेंस तो एक्सरसाइज किया लेकिन आपने डेथ कॉज कर दी। जहां पे सेक्शन 39 वाली सिचुएशन थी, सेक्शन 38 की सिचुएशन नहीं थी, मतलब आप डिफेंस तो ले सकते थे लेकिन आप डेथ नहीं कॉज कर सकते थे। वहां अगर आपने डेथ कॉज कर दी, दिस इज नोन एज एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसको बोला जाता है एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब यूज तो आपने अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट ही किया है, कोई आप पे अटैक कर रहा था, 39 वाली सिचुएशन थी, मतलब एनी अदर हार्म वाली सिचुएशन थी, तो आप प्राइवेट डिफेंस तो एक्सरसाइज कर सकते थे, मतलब आपने यूज तो अपना प्राइवेट डिफेंस किया है लेकिन एनी अदर हार्म की जगह आपने डेथ कॉज कर दी। दैट मीन्स यू हैव एक्सीडेड योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस।
नाउ इन सच केसेस व्हाट हैपेंस इज, क्या हम एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी दे सकते हैं? नो, क्योंकि अगर प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज की है और अगर आपको उसके लिए एक्सक्यूज चाहिए तो सेक्शन 38 में फॉल होना पड़ेगा, वहां फॉल नहीं हो रहा है तो 39 में फॉल होना पड़ेगा। लेकिन ये तो अजीब सी सिचुएशन है, सिचुएशन 39 की है, 38 में फॉल नहीं हो रही, बट कॉज क्या किया है? डेथ कॉज की है। दैट मीन्स ना आपको सेक्शन 38 में इम्यूनिटी दी जा सकती है क्योंकि वहां की सिचुएशन नहीं थी, ना आपको सेक्शन 39 में इम्यूनिटी दी जा सकती है क्योंकि आपने एनी अदर हार्म नहीं, आपने डेथ कॉज किया है। ऐसे केसेस में देयर विल बी अ क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर कॉजिंग डेथ क्योंकि आपकी सिचुएशन आपने एक्सीड कर दी है। बट कॉजिंग डेथ के लिए अगर हम बात करें तो दो जगह पे पनिशमेंट्स दी है, एक तो होता है कल्पेबल होमिसाइड और एक होता है मर्डर। हम इस सिचुएशन में उस पर्सन को क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए लाइबल तो करेंगे, लेकिन द पर्सन विल बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। उसको हम मर्डर के लिए लाइबल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली एक्सरसाइज तो वो अपना राइट ही कर रहा था, बस उसने अपने राइट को एक्सरसाइज को एक्सीड कर दिया और डेथ कॉज कर दी। That is why such a person would be liable for culpable homicide not amounting to murder because it will fall under exception number 2 of murder. इसीलिए जब हम सेक्शन 38 और 39 पढ़ते हैं मेंस के पर्पस के लिए आपको इसको हमेशा इंटरलिंक करना होता है विथ सेक्शन 101 एक्सेप्शन 2, दैट इज एक्सेप्शन 2 ऑफ मर्डर। जब आप सेक्शन 101 मर्डर की डेफिनेशन पढ़ते हो उसमें जब आप एक्सेप्शन नंबर 2 पढ़ते हो, देखो एक्सेप्शन नंबर 2 पे आओ एक बार। एक्सेप्शन नंबर 2 को बोला जाता है एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और इन एक्सेप्शनल केसेस में द पर्सन will be held liable and the person will be held liable not for murder because murder is always grave. मर्डर नहीं, क्योंकि मर्डर में तो इंटेंशन होती है और इंटेंशन इज ऑलवेज स्पेसिफिक। यहां पे उस पर्सन की इंटेंशन तो नहीं थी, कर तो वो अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट रहा था, बस उसने उसको एक्सीड कर दिया। तो हम एग्रीवेटेड मतलब मर्डर के लिए लाइबल नहीं कर सकते, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लाइबल करेंगे। अब ये आपको पता होना चाहिए कि हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर पे क्यों आए, हमने उसको डिफेंस क्यों नहीं दिया, क्योंकि डिफेंस के लिए या तो आप 38 में फॉल होने चाहिए हो या तो आप 39 में फॉल होने चाहिए हो। लेकिन अगर आप दोनों में ही मिक्स कर दोगे, कॉज आपने डेथ की है बट आप 38 में फॉल नहीं हो रहे, आप 39 में फॉल हो रहे हो लेकिन आपने डेथ कॉज नहीं की, आपने एक्सीड कर दिया, आपने डेथ कॉज कर दी। तो आप 38 के अकॉर्डिंग अगर होते तो आपने डेथ कॉज की होती तो आपको कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाती, बट आपकी सिचुएशन क्लॉज ए से जी के बीच में कहीं फॉल नहीं हो रही। दैट मीन्स आप सेक्शन 39 में आओगे, बट 39 में तो डेथ कॉज हो नहीं सकती, लेकिन आपने कर दी। दैट मीन्स यू हैव एक्सीडेड योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस। देन इन सच केसेस सच अ पर्सन इज ऑलवेज लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग अपने PYQs भी देखोगे तो अगर आपके एग्जाम में प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी में से कोई क्वेश्चन आता है तो वो एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे आता है। मतलब वहां पे आपको 38, 39, 101 एक्सेप्शन 2 को कंबाइन करके आंसर देना होगा कि प्राइवेट डिफेंस तो था बट प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड भी किया गया है, इसीलिए इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, बट पनिशमेंट भी मर्डर की नहीं मिलेगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की मिलेगी। अब कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज एक्सेप्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 101। देखो इसमें क्या बोला गया है, कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर इन द एक्सरसाइज in good faith of the right of private defense of person और property। person का मतलब है body और property, मतलब एक ऐसे person ने डेथ कॉज की है जो अपने बॉडी या प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस के अंडर एक्ट कर रहा था,
वो अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी या राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर एक्ट कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, अपने उसी प्राइवेट डिफेंस को कर दिया एक्सीड। उसने अपने पावर को, मतलब अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर दिया। जहां डेथ नहीं कॉज की जानी थी वहां डेथ कॉज कर दी। He has exceeded the power given to him by law, exceeded the right of private defense and causes death of the person against whom he was exercising such right. उसने जिसके अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था उसकी डेथ कॉज कर दी। और डेथ कॉज करी कैसे है? विदाउट एनी प्री मेडिटेशन। प्री मेडिटेशन का मतलब होता है प्री प्लानिंग। डेथ तो कॉज की है बट डेथ तो प्राइवेट डिफेंस में कॉज की है ना, दैट मीन्स देयर वाज नो प्री प्लानिंग। कोई प्री प्लानिंग नहीं थी एंड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डूइंग मोर हार्म देन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ सच डिफेंस। दैट मीन्स जिस पर्सन ने एक्सीड करके डेथ कॉज की है उसकी डेथ कॉज करने की या अपने राइट को इंक्रीज एक्सीड करने की कोई इंटेंशन नहीं थी। स्पर ऑफ द मोमेंट में प्राइवेट डिफेंस करते करते डेथ कॉज हो गई, तब एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 101 वुड अप्लाई एंड सच अ पर्सन वुड बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन एक्सेप्शन 2 की कंडीशंस क्या क्या हुई? फर्स्ट, देयर शुड बी अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सिचुएशन। एक सिचुएशन, पहली बात तो एक्सेप्शन 2 अप्लाई ही तब होगा जब सिचुएशन कौन सी थी? प्राइवेट डिफेंस वाली। मतलब अगर किसी ने इंटेंशनली डेथ कॉज की है तो वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा, तो एक्सेप्शन 2 भी अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन ने डेथ कॉज की है और वो एक प्राइवेट डिफेंस वाली सिचुएशन थी कि जिसकी डेथ कॉज की है उसी ने पहले अटैक किया था, तब जाके उसने प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज की, मतलब एक प्राइवेट डिफेंस वाली सिचुएशन होनी चाहिए। द प्राइवेट डिफेंस कैन बी ईदर रिगार्डिंग द बॉडी और रिगार्डिंग दी प्रॉपर्टी। सेकेंड, उस पर्सन ने अपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया और डेथ कॉज की। थर्ड, देयर वॉज नो प्री मेडिटेशन, दैट मीन्स देयर वॉज नो प्री प्लानिंग। अब देखो, नो प्री प्लानिंग क्यों प्रूव करना है? क्योंकि अगर प्री प्लानिंग होती मतलब फिर वो इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ हो जाता तो वो मर्डर हो जाता। लेकिन अगर कोई प्री प्लानिंग नहीं है, मतलब एक्चुअली वो अपना डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा। एंड लास्टली, अपनी पावर एक्सीड करने की कोई क्रिमिनल इंटेंशन, डेथ कॉज करने की कोई क्रिमिनल इंटेंशन उसकी नहीं थी, बट स्टिल अपने प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज हो गई। ऐसे केसेस में सच अ पर्सन वुड बी लाइबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट फॉर मर्डर। क्योंकि मर्डर के लिए इट इज ऑलवेज द एग्रीवेटेड फॉर्म एंड द मेंस रिया इज ऑलवेज वेरी स्पेसिफिक। यहां पे द पर्सन वॉज एक्टिंग विदाउट एनी प्री प्लानिंग, विदाउट एनी इंटेंशन, दैट इज वाई इट कैन नॉट बी मर्डर and that is why it is exception 2, that is culpable homicide not amounting to murder. So this is basically the exceeding the right of private defense. अब जो रूल हमने right to private defense of body में पढ़ा है, same principle right to private defense of property पे भी apply होता है।